दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 31 से ही ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर शुरू होता है, इसीलिए यहीं से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो देखिए 31 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी क्या है, किबीथू। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये किबुथु है। देखिए किबुथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये गुजरात के कच्छ जिला का गुहार मोती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल सियाचिन ग्लेशियर और उरडोक ग्लेशियर के बीच जो है एक उच्च बिंदु है। यह बिंदु जो है पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के निकोबार जिला के सबसे दक्षिणी स्थल हैं। यह स्थल जो है 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से काफ़ी क्षतिग्रस्त भी हुई है। देखिए इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। ठीक है, और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो है ये उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कहता है कृष्णा डेल्टा कहाँ है। देखिए कृष्णा डेल्टा कहाँ है, तो ये है पूरब तटीय मैदान में, यानी ए ऑप्शन। तो कृष्णा डेल्टा जो है ये पूरब तटीय मैदान में है। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए कि कृष्णा डेल्टा जो है ये आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित है। भारत के पूरब तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में उपस्थित प्रमुख डेल्टा हैं, जैसे महानदी डेल्टा जो उड़ीसा में है, गोदावरी डेल्टा ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा डेल्टा जो भी ये भी आंध्र प्रदेश, एवं कावेरी डेल्टा ये तमिलनाडु में है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 33 है कि कल सुबाई पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है। तो 33 का होगा बी ऑप्शन, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कल सुबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए कल सुबाई जो है ये उत्तरी सह्याद्री पर्वत के महाराष्ट्र हिस्से की सबसे ऊंची चोटी है, और कल सुबाई को महाराष्ट्र के एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कल सुबाई चोटी की जो ऊंचाई है ये समुद्र तट से 1646 मीटर है। कितना है, 1646 मीटर है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी सतलुज। तो नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में भी अवस्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना 2004 ईस्वी में जो है बनकर तैयार हुआ। और देखिए आधिकारिक तौर पर इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा जो है 28 मई 2005 को किया गया। देखिए नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पनबिजली संयंत्र है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किससे होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी दक्षिणी पश्चिम मानसून से। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में लगभग 74% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और भारत में लगभग 13% वर्षा प्रत्यावर्ती मानसून से होती है। भारत में लगभग 10% वर्षा जो है यह मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा से होती है, और भारत में लगभग 3% वर्षा ये पश्चिम विक्षोभ से होती है। अब देखिए 36 है कि डुंग या जो है झमपोश सिंचाई पद्धति यानी सिंचाई संरचना किस स्थान या क्षेत्र की है। तो 36 का होगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ड्रंग और जो है झमपोश सिंचाई पद्धति जो है ये ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में जो है प्रचलित है। तो देखिए डुंग या झमपूस जो है सिंचाई पद्धति ये कम दूरी का सिंचाई माध्यम है। इस पद्धति के तहत जो है धान के खेतों को बांध से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि असम राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से जुड़ती हैं। ठीक है, तो 37 का होगा ई ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कि असम राज्य की सीमा जो है
असम राज्य की सीमा कुल 7 राज्यों से जो है मिलती हैं। असम जो है 7 बहन राज्यों के मध्य में स्थित एक राज्य है। असम की सीमा 7 सिस्टर्स राज्यों के अन्य 6 राज्यों से मिलती हैं। साथ ही साथ असम की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से भी लगती है। इस प्रकार से असम की सीमा भारत के अन्य 7 राज्यों से लगती है। असम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से लगती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो 38 का होगा बी यानी तमिलनाडु। केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा ये तमिलनाडु के साथ लगती हैं। केरल राज्य की स्थलीय सीमा सिर्फ 2 राज्यों तमिलनाडु एवं कर्नाटक से मिलती हैं। केरल के उत्तर में कर्नाटक, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य अवस्थित है। केरल के पश्चिम में अरब सागर है और केरल का तट जो है मलाबार तट है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे पहले आगमन केरल में होता है। जून माह के आरंभ में ही दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि दामोदर नदी से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान कूटों की सहायता से दिए गए विकल्पों के रूप में चयन करें। तो देखिए 39 का जो राइट आंसर होगा ये 39 का होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए दामोदर नदी से संबंधित सभी तथ्य क्या है? सही है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के पलामू जिला से होता है। देखिए बराकर, बोकारो, कोनार एवं जमुनिया ये सभी दामोदर की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलती है, अतः दामोदर नदी हुगली की क्या है? सहायक नदी है। 40 है कि सन्यासी विद्रोह से संबंधित सही तथ्यों की का चयन करें। तो देखिए 40 का होगा डी ऑप्शन। क्या होगा 40 का? तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 40 का जो है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार क्षेत्र में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह का सामान्य काल 1763 से 1800 ईस्वी बताया जाता है। 1857 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने बंगाल सूबा के प्रशासनिक व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया है। 1765 से बंगाल बिहार में शुरू द्वैध शासन प्रणाली से बंगाल बिहार में ब्रिटिश शासन का शोषण जो है काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट कि सन्यासी विद्रोह आरंभ होने का एक मुख्य कारण तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है कि हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो 41 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी 1882 में। तो हंटर शिक्षा आयोग वर्ष 1882 ईस्वी में गठित किया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के पश्चात भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा आवश्यक सुधारों के सुझाव के लिए जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने विलियम जो है विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था, जिसे हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए उसी वर्ष जो है 1919 में तत्कालीन जो है भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया, जिसे भी हंटर समिति के नाम से जाना जाता है। 1882 के हंटर आयोग के अध्यक्ष विलियम विल्सन हंटर का जन्म 15 जुलाई 1840 ईस्वी को जो है ब्रिटेन के ग्लासगो में ठीक है हुआ था। चलिए देखते हैं कि 1919 के हंटर समिति के अध्यक्ष विलियम हंटर थे और 1919 के हंटर समिति का औपचारिक नाम जो है ये डाइजॉर्ज इंक्वायरी कमेटी था। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी यानी राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक राधाकांत देव थे। राधाकांत देव अनेक भाषाओं के विद्वान, हिंदू संस्कृति के मूल स्वरूप के संरक्षण के पदधर एवं विचारक थे। राधाकांत देव ने जो है शब्द कल्प
पट्टू नामक संस्कृत भाषा के आधुनिक जो है महाशब्दकोश की रचना की थी। राधाकांत देव जो है धर्म सभा तथा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक भी थे। राधाकांत देव जो है राजा राम मोहन राय के सती प्रथा विरोधी आंदोलन के विरुद्ध में थे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। वायसराय डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। कांग्रेस की स्थापना का सुरक्षा कवच सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। कांग्रेस जो है कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के अनुरोध पर जो है लिया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा एवं चौथा अधिवेशन 1887 एवं 1888 में क्रमशः मद्रास एवं इलाहाबाद में आयोजित हुआ। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी एवं चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। बदरुद्दीन तैयबजी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुई, जबकि जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है? तो 45 का जो है बी ऑप्शन, यानी भिकाजी रुस्तम कामा। तो देखिए भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है। भिकाजी रुस्तम कामा का जीवन काल 1861 से 1936 ईस्वी तक था और भिकाजी रुस्तम कामा का जन्म एवं मृत्यु बॉम्बे में हुआ था। भिकाजी जो है रुस्तम काम का जन्म बॉम्बे के संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मैडम कामा विदेश से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सक्रिय रूप से काम किया था। ठीक है, मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज जो है फहराया था। मैडम कामा ने पेरिस में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। मैडम कामा अपने इलाज के क्रम में वर्ष 1902 में लंदन गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है कभी संबंध नहीं रहे? ठीक है, कांग्रेस से जो है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, यानी कभी जो है संबंध नहीं रहे। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है कभी संबंध नहीं रखे थे। अब देखिए नेक्स्ट है कि सैयद अहमद का जीवन काल 1817 ईस्वी से 1898 ईस्वी तक का रहा था। सैयद अहमद खां जो है ये पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित थे। उसके बाद देखिए कि सैयद अहमद खां का मानना था कि भारतीय मुस्लिम समुदाय को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा से जुड़ना चाहिए और सैयद अहमद मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए हमेशा तत्पर रहे थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में किसानों के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। तो 47 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। 47 का क्या होगा? डी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के देवा गांव में हुआ था। कम उम्र में ही स्वामी सहजानंद ने संन्यास धारण कर गृह त्याग दिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्म भूमि मुख्य रूप से बिहार रही थी। ठीक है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के निकट बिहटा में
अपना आश्रम स्थापित किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा को जो है की स्थापना की। कब की? तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। वहीं 1936 में जो है लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए गए। ठीक है, स्वामी सहजानंद जी ने 1937-38 ईस्वी में बिहार में बकास्त आंदोलन की संगठित किया था। स्वामी सहजानंद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े रहे थे। स्वामी सहजानंद ने हुंकार पत्र का प्रकाशन भी किया। इनका बचपन का नाम जो है नवरंग राय था और 26 जून 1950 को पटना में स्वामी सहजानंद की जो है मृत्यु हो गई। अब चलिए देखते हैं 48 का था सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 48 का होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 19(1) सी में। ठीक है, क्या है? तो भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 19(1) सी में है। ठीक है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अब चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 19(1) के सी में सहकारी समिति को 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को संसद के दोनों सदनों में ऐसी घोषणा के कितने समय सीमा में अनुमोदित हो जाना चाहिए? तो 49 का होगा बी यानी 2 माह। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन यानी 2 माह। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को संसद के दोनों सदनों में 2 माह के अंदर अनुमोदित हो जाना अनिवार्य होगा। वित्तीय आपात का प्रावधान यूएसए से लिया गया है और भारत में अब तक वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में सामान्य रूप से उपस्थित रहता है। 50 का होगा डी ऑप्शन यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुद्रास्फीति की स्थिति उसे कहते हैं जब बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो गई हो परंतु मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ गई हो। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु एवं सेवा की कीमत में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में बाजार में सक्रियता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, और मुद्रास्फीति की स्थिति में उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति की सीमा जो है ये तक ही रहती है, सीमित रहती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ से जो है रीजनिंग शुरू हो जाता है। आगे चलिए इसको छोड़ेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ मैथ शुरू हो गया। अब यहाँ से देखिए 59 से 59 है कि क्षार का रंग कैसा होता है? ठीक है, क्षार का जो रंग होता है ये कैसा होता है? तो इसका बी ऑप्शन यानी फिनोल्फथेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। ठीक है, तो 59 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 60। तो 60 का है कि एथेनॉल खाली स्थान के दौरान निर्मित होता है। एथेनॉल जो है खमीरों में अनॉक्सीश्वसन क्रिया के दौरान निर्मित होता है। बी ऑप्शन। एथेनॉल जो है खमीरों में अनॉक्सीश्वसन के दौरान क्या होता है? निर्मित होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, और खमीर जो है एकल कोशिका वाले जीव है। अवायवीय श्वसन में यदि फलों के रस में खमीर मिलाया जाता है तो शर्करा एल्कोहल में क्या होता है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो 61 का जो है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जलवाष्प, CO2 और CFC रासायनिक गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ाने का कारण जो है ये बढ़ती दर से जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण CO2 का अधिकाधिक वायुमंडल में क्या होता है? विमोचन
जो है हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 62 है कि देखिए वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है 0.03%, ठीक है। और मीथेन गैस वायुमंडल के हरित गृह प्रणाली में 20% वृद्धि करती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 62 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्वों के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर वर्ग संख्या होता है। मेंडलीव के समय केवल 63 तत्व ज्ञात था। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोज़ले ने तैयार किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि वह पौधा जो कायिक प्रबंधन द्वारा विकसित किया जाता है। तो 63 का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कायिक प्रबंधन द्वारा केला और गुलाब विकसित किया जा सकता है। वह पौधा पपीता जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। पपीता का खाने योग्य भाग मध्य फल भीति होता है और संपूर्ण फलों को जो है 3 कैटेगरी में जो है बांटा गया है, जैसे सरल फल, ठीक है, पुंज फल या समूह फल और संग्रहित फल। फल के 2 अन्य प्रकार हैं, जैसे सत्य फल और असत्य फल। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे कहा जाता है। 64 का जो राइट आंसर होगा सी, यानी वनस्पति जनन। क्या कहा जाता है? वनस्पति जनन। वनस्पति जनन में पौधों के निम्न भाग उपयोगी है, जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है, पत्रकंद और प्रकंद, घनकंद और कंद। वनस्पति जनन अलैंगिक जनन है। जड़ों द्वारा वनस्पति जनन होता है, ठीक है, और पत्तियों द्वारा वनस्पति जनन भी होता है, जैसे बायोफाइलम, ठीक है, बेगोनिया एवं कुछ फल। और चलिए देखते हैं 65। कहता जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव की ऊपर की ओर जो उत्प्लावन बल खाली स्थान, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी वस्तु के वजन से कम। तो जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की उत्प्लावन बल जो है वस्तु के वजन से क्या होता है? कम होता है। जब किसी उत्क्षेप में कोई वस्तु तैरता है तो उसका जो घनत्व होता है उस द्रव से कम होता है। कम घनत्व वाला वस्तु अधिक घनत्व वाले द्रव में तैरता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 66 है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो 66 का बी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। और देखिए कि न्यूटन का प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का उदाहरण कंबल को हाथ से पकड़कर डंडों से पीटने पर जो है धूल के कण जो है झड़कर पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 67 है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट अकाउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? 67 का जो राइट आंसर सी, नवीन चावला। नवीन चावला जो है एवरी वोट अकाउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ पुस्तक है, जैसे इंडिया वर्सेज यूके, ये जो है सैयद अकबरुद्दीन का है, ठीक है। दिल्ली ए सोलिलोकी, ये जो है एम मुकुंदन का है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये जो है भास्कर चट्टोपाध्याय का है। नोज योर राइट्स एंड क्लेम देम, ये जो है इंजिला जोली का है। और होम इन दी वर्ल्ड, ये जो है अमृत सेन का है। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 68 का राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड एलन बरो। तो देखिए
कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है ये था एलन बरो था। 1843 ईस्वी में जो है मियानी के युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों को पराजित कर सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण किया था। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44 ईस्वी तक लॉर्ड जो है ऑकलैंड के बाद भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। 69 है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना, यानी सी ऑप्शन। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना, अस्ताना यानी सी ऑप्शन। तो देखिए कि 1991 में अपनी आज़ादी से पहले कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम टेगने है। दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बड़ा परिदृश्य, ठीक है, परिदृश्य देश जो है कजाकिस्तान है। ठीक है, क्या है? कजाकिस्तान। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी जया वर्मा सिन्हा। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला जो है अध्यक्ष और सीईओ ये जो है जया वर्मा सिन्हा बनी है। ठीक है, तो इसका जो है क्या होगा? ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ यहीं पे जो है ये ख़त्म होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।